करीबन 3,000 अमेरिकन सोल्जर्स, 1144 नाटो के सोल्जर, 47,000 अफगानिस्तान के नागरिक और 66,000 अफगानिस्तान के सोल्जर्स की जान जाने के बाद और $2 ट्रिलियन का खर्चा करने के बाद 20 साल बाद भी अमेरिका अफगानिस्तान से सिर्फ 9 दिन में हार गया। क्यों अफगानिस्तान की 3 लाख की आर्मी ने 80,000 तालिबान दहशतगर्दों के सामने सिर्फ 9 दिन में अपने हथियार डाल दिए? कौन है ये तालिबान? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कौन से देशों ने इसको सपोर्ट किया? दोस्तों आइए मैं आपको विस्तार में बताता हूँ, पूरी जानकारी देता हूँ कि तालिबान की शुरुआत कहाँ से हुई और तालिबान आज कैसे कामयाब हुआ अफगानिस्तान पे अपना वर्चस्व कायम करने में। तालिबान 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 दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से अगर आप कहाँ पे भी देखेंगे, सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज़, कहीं पे भी सिर्फ आपको यही सुनने को मिलेगा, अफ़गानिस्तान और तालिबान की वॉर, अफ़गानिस्तान में तालिबान का वर्चस्व, ये सब चीज़ें ही आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों कौन है ये तालिबान, कैसे हुआ इनका जन्म, ये जानने के लिए हमको इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों मैं आपको विस्तार में बताता हूँ। तो दोस्तों अगर हमको तालिबान के लिए पूरी जानकारी चाहिए तो हमको आज से 43 साल पीछे 1978 में जाना पड़ेगा। उस टाइम पे अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट मोहम्मद दाऊद खान था, जो कि एक टाइप का डिक्टेटर भी था और बहुत सारे आंदोलन करने के बाद उसकी सत्ता हटाई गई और अफगानिस्तान एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश के रूप में उभरा। और उस उभरते हुए देश का नया प्रेसिडेंट हुआ नूर मोहम्मद तारकी और उसकी पार्टी का नाम था पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। दोस्तों नूर मोहम्मद तारकी ने आते ही कई बदलाव किए जो कि इस्लामिक सोच रखने वाले मुजाहिदीनों को पसंद बिल्कुल भी नहीं आया। उन्होंने आते ही मस्जिद के मौलवी और इस्लामिक पावर्स को एकदम ख़त्म कर दिया और अफगानिस्तान को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना दिया और औरतों को उनकी मर्जी के हिसाब से कपड़े पहनने की आज़ादी दी गई, उनको पढ़ाई करने की आज़ादी दी गई और बहुत सारे बदलाव किए गए और अफगानिस्तान को एक डेमोक्रेटिक कंट्री डिक्लेयर कर दिया। इसलिए वहाँ के इस्लामिक गुटों को उनसे खतरा महसूस होने लगा और उनका विरोध करने के लिए वहाँ के इस्लामिक मुजाहिदीन गुटों ने उनके खिलाफ जंग छेड़ दी। और जैसे ही नूर मोहम्मद तारकी को सोवियत यूनियन का सपोर्ट था, वैसे ही इन मुजाहिदीन को सपोर्ट करने के लिए वहाँ से अमेरिका आगे आ गया और पाकिस्तान में बेस बना के उनको मिलिट्री ट्रेनिंग देने की शुरुआत की गई और मुजाहिदीनों को वहाँ पे हथियार भी सप्लाई किए जाते थे अमेरिका के द्वारा और वहाँ पे सब मुजाहिदीन मिलकर सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान सरकार के खिलाफ लड़ने की तैयारी करते थे। और दोस्तों करीबन 1 साल बाद अक्टूबर 1979 में नूर मोहम्मद तारकी की उसके परिवार के साथ हत्या की गई। और दोस्तों इन हत्याओं के पीछे इनके पार्टी के प्राइम मिनिस्टर का ही हाथ था, जिनको अमेरिका और मुजाहिदीनों का सपोर्ट था। और दोस्तों ये सब देख के सोवियत यूनियन को बहुत गुस्सा आया और वो अपनी कम्युनिस्ट सोच को बचाने के लिए अफगानिस्तान के मुजाहिदीनों के खिलाफ जंग में उतर गया। और दोस्तों नूर मोहम्मद तारकी के बाद देश का शासन अजीजुल्लाह आमीन के हाथ में आया और जब सोवियत यूनियन ने देखा कि उसको सपोर्ट करने वाला अमेरिका है और नूर मोहम्मद तारकी की हत्या में भी इनका ही हाथ है, तो सोवियत यूनियन के सोल्जर्स ने अजीजुल्लाह आमीन की हत्या कर दी और वहाँ से मुजाहिदीनों का राज खत्म कर दिया। और जैसे कि उस टाइम पे सिविल वॉर भी चालू था, सिविल वॉर में मुख्य जो देश थे वो थे सोवियत यूनियन और अमेरिका। दोस्तों ये दोनों देश एक दूसरे के साथ तो आमने सामने तो नहीं लड़ते थे, पर जो देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे ये उन दो देशों को सपोर्ट करते थे। जैसे अफगानिस्तान में मुजाहिदीन और अफगानिस्तान एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे तो सोवियत यूनियन अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा था और मुजाहिदीनों को सपोर्ट करने वाला अमेरिका था। अमेरिका हर तरफ से मुजाहिदीनों की हथियारों, पैसों के मामले में और मिलिट्री सपोर्ट और मिलिट्री ट्रेनिंग के मामले में मिलिट्री ट्रेनिंग सब कुछ सपोर्ट कर रहा था। इस तरह अफगानी मुजाहिदीन जब वहाँ पे सरकार बनी उसका विरोध करते रहे। सत्ता मिलने के 3 महीने बाद 27 दिसंबर 1979 को अजीजुल्लाह आमीन की हत्या करने के बाद सोवियत यूनियन ने देश की बागडोर बबरा करमल के हाथ में दे दी और कई साल गुजरे, कई सरकारें बदली, सोवियत यूनियन भी वहाँ पे रह के अफगानी मुजाहिदीनों के खिलाफ लड़ता रहा। ऐसे करते करते 1988 आ गया और सोवियत यूनियन में आंतरिक मतभेद आने के कारण सोवियत यूनियन ने वहां से जाने का मन बना लिया और 1 साल बाद 1999 आते आते सोवियत यूनियन पूरी तरह से अफगानिस्तान से चला गया। और अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन के जाने के बाद जो मुजाहिदीन थे उनके आपस में ही आंतरिक गुटों में अराजकता पैदा हो गई, आपस में ही उनके झगड़े हो गए और वहाँ के लोग बहुत परेशान हो गए। उसी टाइम पे एक गुट पैदा हुआ तालिबान, जो कि उस टाइम पे बहुत उभर के आगे आया और लोगों ने भी उसका स्वागत किया। दोस्तों पश्तो भाषा में स्टूडेंट्स यानी छात्रों को तालिबान कहा जाता है और दोस्तों पश्तो अफगानिस्तान में बोली जाने वाली लैंग्वेज है और अफगानिस्तान के इस्लामिक गुटों के द्वारा किए गए आंदोलन को पश्तो आंदोलन कहा जाता है।
और दोस्तों जो तालिबान की शुरुआत है वो इस्लामिक धार्मिक मदरसों यानी इस्लामिक स्कूल्स में हुई, जो कि पाकिस्तान में थे, और पाकिस्तान में वहाँ पे जो छात्र हैं उनको मदरसों में पढ़ाई कराई जाती थी और उनके एक अलग मुजाहिदीन गुटों को तैयार किया जाता था जो कि अफगानिस्तान में हो रही जंग के खिलाफ लड़ते थे, और उनको सपोर्ट करने के लिए सऊदी अरेबिया फंडिंग करता था। और इस आंदोलन का मेन मकसद सुन्नी इस्लामिक कट्टर मान्यताओं को बढ़ावा देना था, उसका प्रचार करना था। दोस्तों शुरुआत में तो ये तालिबानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फैले पश्तून इलाके में शांति और सुरक्षा के साथ शरिया कानून लागू करने का वादा करने लगे, और तब तक वहाँ के लोग भी बहुत सारे मुजाहिदीन गुटों से परेशान हो चुके थे, इसलिए उन गुटों ने तालिबान का बहुत तहे दिल से स्वागत किया, उनको सपोर्ट किया। उसी बीच अफगानिस्तान में कई सरकारें आती जाती रही और उनसे लड़ते लड़ते तालिबान और मजबूत होता गया, और 1986 में बबरा करमाल का शासन ख़त्म हो चुका था, और अब साल 1995 आ गया था, और 1995 आते आते वहाँ पे 5 सरकारें बदल चुकी थी। अब वहाँ पे जो प्रेसिडेंट था वो वहाँ का बबरा करमाल के बाद वहाँ का 5वां प्रेसिडेंट था, जिसका नाम था बुरहानुद्दीन रब्बानी। दोस्तों शुरुआत में तो तालिबान की लोकप्रियता बहुत बढ़ी, उन्होंने आते ही भ्रष्टाचार ख़त्म कर दिया, सब चीज़ें ठीक कर दी, जैसे लोग अच्छी तरह से अपना व्यवसाय कर सकें, और दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान से जल्द ही तालिबान ने अपना प्रभाव बढ़ाया, और 1995 आते आते ईरान से सटे हुए प्रांत हेरात पे जाके कब्जा कर लिया, और उसके 1 साल बाद वहाँ के राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी की सरकार को सत्ता से हटा के तालिबान ने काबुल को अपने कब्जे में ले लिया, और 1998 आते आते 90% अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में आ गया था। और धीरे धीरे पूरी तरह से सत्ता में आते आते तालिबान ने अपना रूप दिखाना चालू कर दिया, मानव अधिकारों का उल्लंघन और सांस्कृतिक दुर्व्यवहार करना चालू कर दिया, और साल 2001 आते आते इंटरनेशनल लेवल पे तालिबान की आलोचना होने लगी कि तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, और इन सब का भी उन पर कोई असर नहीं पड़ा, और साल 2001 में ही उन्होंने बामियान बुद्धा की विश्व प्रसिद्ध मूर्तियों को नष्ट कर दिया। पाक अफगानिस्तान के पश्तून इलाके में तालिबान ने कहा था कि वहाँ पे वो शांति और व्यवस्था लाएंगे, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पे शरिया कानून लागू किया। शरिया कानून के तहत चोरी करने वालों के हाथ पैर काट दिए जाते थे, हत्या करने वालों को रास्ते पे फांसी दी जाती थी, जो स्त्री का पूरे शरीर पे पूरी तरह से बुर्का पहना हुआ नहीं होता था उनको पत्थर मारे जाते थे, गोली मार दी जाती थी। स्त्रियों को 6ठी क्लास के बाद पढ़ना अलाउड नहीं था, स्त्रियों को मेल डॉक्टर्स से इलाज कराना अलाउड नहीं था, मर्दों का दाढ़ी रखना कंपल्सरी कर दिया था, टीवी पे रोक लगा दी गई थी, संगीत पे रोक लगा दी गई थी, सिनेमा घरों पे रोक लगा दी गई थी। ऐसे कई कड़े कानून लगा दिए गए थे, और वहाँ की जनता अब उनसे बहुत परेशान हो चुकी थी। इतने अत्याचार सहने के बाद वहाँ की जनता के मन में बहुत डर बैठ गया था। इंटरनेशनल लेवल पे तालिबान एक अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट ग्रुप बन गया था। और दोस्तों जब अमेरिका इन मुजाहिदीनों को सपोर्ट कर रहा था तो अमेरिका ने ही ओसामा बिन लादेन को सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए अफगानिस्तान में भेजा था, उनको ट्रेनिंग देने के लिए अफगानिस्तान में भेजा था। ओसामा बिन लादेन एक साइंटिस्ट था जिसको साउथ अफ्रीका से उठा के यहाँ पे लाए थे अमेरिका वाले, और अमेरिका ने उसको सोवियत यूनियन को तकलीफ पहुँचाने के लिए, उनके खिलाफ जंग लड़ने के लिए अफगानिस्तान में लाया था। और दोस्तों यही ओसामा बिन लादेन अमेरिका को बहुत भारी पड़ा, क्योंकि ओसामा बिन लादेन के मन में एक गुस्सा था जो कि बहुत ही पहले का गुस्सा था। अमेरिका ने 1948 में इजराइल पे बम गिराए थे, जो कि वहाँ के फ़लस्तीन लोगों के खिलाफ गिराए थे। तो यही गुस्सा था ओसामा बिन लादेन को, और यही गुस्सा निकालने के लिए ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका में 2001 में 9/11 का अटैक किया, और उसी 9/11 अटैक के बाद ही तालिबान दुनिया के नज़रों में आ गया। और 9/11 के अटैक के बाद अमेरिका को बहुत गुस्सा आया, और वो अफगानिस्तान में जाके इन मुजाहिदीनों के खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ दी और इनकी सत्ता ख़त्म कर दी और इनको वहाँ से निकाल के भगा दिया। पर वो तालिबान के नेता मुल्ला उमर और अलकायदा के ओसामा बिन लादेन को पकड़ नहीं पाए, वो जाके छुप गए। ओसामा बिन लादेन तो पाकिस्तान में जाके छुप गया, और मुल्ला उमर का पता नहीं था कि वो कहाँ छुपा। और दोस्तों पाकिस्तान हमेशा यही बोलता रहा कि हमारा तालिबान के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, जबकि तालिबान की शुरुआत ही पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से लगे हुए मदरसों में हुई थी, और वहाँ से तालिबान आके उभरा था। पर पाकिस्तान का अंत तक यही कहना है कि हमारा कोई भी सपोर्ट नहीं है तालिबान की शुरुआत करने में। दोस्तों आज भी इंटरनली देखा जाए तो पाकिस्तान ने ही तालिबान को सरकारी
मान्यता दी हुई थी पहले भी, और आज भी वो इंटरनली उनको सपोर्ट करता ही है। तो इससे पता ही चलता है कि तालिबान को पैदा करने में और उनको खड़ा करने में पाकिस्तान का और अमेरिका का कितना बड़ा हाथ है। हालांकि बाद में अमेरिका उनसे अलग हो गया, अब अमेरिका उनके साथ नहीं है, पर पहले अमेरिका उनका सपोर्ट करता था और उनको हथियार सप्लाई करता था, उनको मिलिट्री ट्रेनिंग देता था। मतलब तालिबान को पैदा करने में पाकिस्तान और अमेरिका का बहुत ही बड़ा हाथ है। दोस्तों 2001 में अमेरिका की सेना और नाटो संगठन, दोस्तों नाटो संगठन 30 देशों का मिला हुआ एक संगठन है जो कि इन मुजाहिदीनों के खिलाफ लड़ता था। इन्होंने 2001 में अफ़गानिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़ जंग शुरू की, और जो जंग 2003 तक चली, और 2003 तक इन्होंने अफ़गानिस्तान से तालिबान को पूरी तरह से निकाल के ख़त्म कर दिया। और 2003 ख़त्म होते होते अमेरिका का ध्यान इराक़ में सद्दाम हुसैन की तरफ गया और वो वहाँ पे उनको ख़त्म करने में लग गया। और 2004 में अफ़गानिस्तान में एक नया संविधान तैयार हुआ और वहाँ पे नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। और उस दौरान तालिबान छुप छुप के अमेरिका, नाटो और अफ़गानिस्तान के सैनिकों के ऊपर छुप छुप के छोटे मोटे हमले करता रहा। और 2008 आते आते अमेरिका में सत्ता बदली और अमेरिका में 2008 में ओबामा का शासन आ गया। और ओबामा ने आते ही उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वो 17,000 सैनिक अफ़गानिस्तान में भेजेगा, जबकि 33,000 सैनिक पहले से ही अफ़गानिस्तान में मौजूद थे और नाटो के भी अलग से सैनिक वहाँ पर मौजूद थे। और 2010 आते आते वहाँ पे 1 लाख सैनिक भेज दिए गए और जंग को और तेज़ कर दिया गया। और उसके नतीजे तौर 2011 में पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को ढूंढ के एयर स्ट्राइक के द्वारा उसको मार गिराया गया। और दोस्तों अब अफ़गानिस्तान सरकार और अमेरिका के बीच में आपसी मतभेद पैदा होने चालू हो गए, क्योंकि उनका कहना था कि अमेरिका और तालिबान के बीच जंग के बीच में अफ़गानिस्तान के आम नागरिक मर रहे हैं और अमेरिका की वजह से ही अफ़गानिस्तान में जान और माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसलिए 2013 में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी अफ़गानिस्तान के सुरक्षा बलों को सौंप दी। दोस्तों अब 2017 आ गया और 2017 आते आते अमेरिका में ट्रम्प की सरकार आ गई और ट्रम्प की सरकार ने आते ही तालिबान के साथ शांति वार्ता और समझौते का प्रयास शुरू कर दिया। और दोस्तों 29 फरवरी 2020 को ट्रम्प ने कतर की राजधानी दोहा में तालिबान के साथ सेना वापसी का समझौता किया और उनके सामने 2 शर्तें रखी कि तालिबान को अफ़गानिस्तान में हिंसा कम करनी होगी और अफ़गानिस्तान की सरकार के साथ बैठ के संवाद करना होगा। और दोस्तों अब 2021 में अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार आ चुकी है और उन्होंने सेना वापसी का करार तो कायम रखा, पर उन्होंने जो 2 शर्तें थी उनका कहीं पे भी उल्लेख नहीं किया और सेना को वापस बुला लिया। इसलिए अफ़गानिस्तान में तालिबान फिर से सक्रिय हो गया और उन्होंने पूरे अफ़गानिस्तान पे अपने पैर पसार लिए और आज के टाइम पे हालात ये हैं कि पूरा अफ़गानिस्तान अब तालिबान के कब्जे में आ चुका है। और दोस्तों अफ़गानिस्तान में तालिबान के आने के बाद वहाँ के लोगों में बहुत अराजकता फैली हुई है। वहाँ के सब नेता अपने सरकारी पदों को छोड़ के भाग चुके हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट तक वहाँ से भाग चुके हैं। उनको डर है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान फिर से वही जुल्म करेगा जो आज से 20 साल पहले वो कर चुका था। तो अभी वहाँ पे लोगों को ये विश्वास नहीं है कि तालिबान के आने से वहाँ पे हत्याएं नहीं होंगी। तालिबान अब बदला हुआ है। हालांकि तालिबान का ये कहना है कि ये वो पहले वाला तालिबान नहीं है। अभी का जो तालिबान है उनकी सोच अलग है। वो औरतों के पढ़ाई के ख़िलाफ़ नहीं है, औरतों के पहनावे के ख़िलाफ़ नहीं है। पर दोस्तों लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये डर है कि पहले भी तालिबान यही वादे कर चुका था। जब तालिबान पहले आया था तो तभी भी उन्होंने शांति प्रस्ताव रखे थे, पर बाद में जाके उन्होंने अपना रूप दिखाया। तो अभी भी लोगों को यही डर है, इसलिए वहाँ के अफ़गानिस्तान के जो मूल निवासी हैं या दूसरे देशों के निवासी जो अफ़गानिस्तान में रह रहे हैं उनमें बहुत अराजकता फैली हुई है और वो जल्द से जल्द अफ़गानिस्तान से निकलना चाहते हैं। उनको बस जल्द से जल्द अफ़गानिस्तान से निकल के एक सुरक्षित जगह पे जाने की इच्छा है। और दोस्तों वहाँ के लोग ये भी देख रहे हैं कि 3 लाख अफ़गानी सेना ने 80,000 तालिबान दहशतगर्दों के सामने बिल्कुल हथियार डाल दिए। तो उनको ये भी डर बैठ गया है कि उनकी रक्षा करने वाला अभी वहाँ पे कोई नहीं है और किसी देश ने भी अभी तक आगे बढ़ के अफ़गानी मूल निवासियों की मदद नहीं की है। सिर्फ वहाँ पे फ़्लाइट्स भेजी जा रही हैं। आप हालत देख रहे हैं, टीवी में हर जगह पे दिखाया गया है कि कैसे काबुल एयरपोर्ट पे बहुत भीड़ जमा हो गई है। हर कोई अपने घरों को, अपने सब कुछ कमाई सब कुछ वहाँ पे छोड़ के सिर्फ निकलना चाहता है, अपनी जान बचाना चाहता है। छोटे छोटे बच्चों को लेके लोग रास्ते पे निकल चुके हैं और दूसरे अमेरिकन सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन्स और दूसरे कंट्रीज़ के सभी लोग भी वहाँ से निकलना चाहते हैं। तालिबान का डर सबके अंदर बैठा हुआ है। हालांकि तालिबान का कहना है कि वो सिर्फ शांति के साथ देश की सरकार चलाना चाहता है, पर अभी पता नहीं है कि आगे चल के क्या होगा। जैसे ही कुछ आगे होगा आपको पता चल जाएगा दोस्तों।
अब आगे ही चल के पता चलेगा कि तालिबान इन सब वादों पे खरा उतरता है, कि तालिबान पहले अपने पहले जैसे रूप को फिर से दिखाता है और लोगों के ऊपर अत्याचार करता है, गोलीबारी करता है, वही इस्लामिक सोच रख के आगे बढ़ता है। हालांकि बीबीसी के द्वारा लिए गए इंटरव्यू में उनके जो नेता हैं उनका कहना था कि वो ये सब नहीं चाहते हैं, वो शांति चाहते हैं, वो मानव अधिकारों के खिलाफ नहीं है। और वहीं जब बीबीसी के संवाददाताओं ने उनके तालिबान के दूसरे कार्यकर्ताओं से इंटरव्यू लिया तो उन्होंने यह बोला कि वो अभी भी इस्लामिक सोच के साथ ही चलेंगे, इस्लाम में शरिया कानून के हिसाब से ही चलेंगे, चोरी करने वालों के हाथ पैर काट दिए जाएंगे। मतलब उनकी सोच कहीं ना कहीं अभी भी वही है, उनके आपस में सोच एक जैसी नहीं है। तो हमें पता नहीं है कि ये सिर्फ जो फेस, शांति वाला फेस दिखा रहे हैं, वो सिर्फ हमें दिखाने के लिए दिखावा कर रहे हैं कि इनका ये रियल फेस है। ये तो आगे चल के ही वक्त के हिसाब से पता चलेगा दोस्तों। तब तक हमको क्या करना पड़ेगा, हमको तब तक इंतजार ही करना पड़ेगा। और दोस्तों पूरी दुनिया की नज़रें अब अफगानिस्तान में लगी हुई हैं। अब आगे चल के जो भी होगा आपको पता चल ही जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा जानकारी दे दी कि तालिबान की शुरुआत कैसे हुई और तालिबान ने तब से लेके अब तक अफगानिस्तान का क्या हाल किया है। और दोस्तों 1970 से लेके 1980 के बीच में अफगानिस्तान का हाल बिल्कुल अलग था। वहाँ पे औरतों को पूरी आज़ादी थी, पढ़ने लिखने की आज़ादी थी। पर तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान का जो हाल हुआ है वो आपके आंखों के सामने ही है दोस्तों। वहाँ के लोगों के अंदर का डर आपके सामने है। तो दोस्तों आज मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी कि अफगानिस्तान में तालिबान ने आज तक और अभी तक क्या किया है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसका जन्म कहाँ से हुआ। दोस्तों अगर आपको ये मेरी टॉपिक अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और जैसे ही आप कोई नया टॉपिक आता है, नया अपडेट आता है तो मैं आपको अपने चैनल के द्वारा बताऊंगा। तब तक जय हिंद दोस्तों।